बसंतपुर गांव में कड़ाके की ठंड अपने चरम पर थी। आसमान से उतरती बर्फीली हवा मानो शरीर को चीर रही थी। ऊपर से कभी कभी रिमझिम बारिश की बूंदें गिर पड़ती, जिससे ठंड और भी सिहरन भरी हो जाती थी। सूरज दिखाई तो देता था, मगर उसकी किरणों में जरा भी गर्माहट नहीं थी। उसी गांव में मोहन नाम का एक बेहद गरीब आदमी अपने छोटे से परिवार के साथ रहता था। फटे पुराने कपड़े और जलाने के लिए पर्याप्त लकड़ी न होने के कारण मोहन का परिवार इस जानलेवा ठंड से बुरी तरह परेशान था। बारिश से भीगी जमीन और सर्द हवाओं के बीच उनका जीवन जैसे और कठिन हो गया था। उनके पास ऐसा कोई साधन नहीं था जो इस हड्डियां जमा देने वाली सर्दी में उन्हें थोड़ी भी राहत दे सके। उसी गांव में एक धनी व्यापारी भी रहता था, जो दौलत के नशे में चूर, बेहद लालची और चालाक स्वभाव का था। एक दिन वह अपने व्यापार के सिलसिले में शहर जा रहा था। कड़कड़ाती ठंड और रुक रुक कर होती बारिश के बीच उसका सफर और भी थकाऊ हो चला था। रास्ते में बर्फीली हवा और ठंड की मार से उसका घोड़ा कांपने लगा और थककर धीमा पड़ गया। मजबूर होकर व्यापारी ने सड़क किनारे खड़े एक बड़े पेड़ के नीचे रुककर कुछ देर आराम करने का फैसला किया। पेड़ की ओट में खड़े होकर वह बारिश से बचने की कोशिश करने लगा, जबकि ठंडी हवा लगातार उसके शरीर को झकझोर रही थी। यात्रा के दौरान जाने कब उसके घोड़े की काठी से सोने के सिक्कों से भरी थैली फिसल कर गिर गई। कुछ दूर जाने के बाद जब व्यापारी को इसका एहसास हुआ तो उसके होश उड़ गए। ठंडी बारिश में भीगते हुए और कांपते हाथों से वह इधर उधर देखने लगा। वह घंटों तक ठंडी हवाओं में पन तरह भटकता रहा, अपने सोने की थैली को तलाशता रहा, मगर उसे उसका कोई सुराग नहीं मिला। बारिश तेज होती जा रही थी और ठंड उसके धैर्य को भी तोड़ने लगी थी। आखिरकार हताश होकर उसने गांव में ढिंढोरा पिटवाने और घोषणा करवाने का फैसला किया कि जिसने भी उसकी खोई हुई थैली ढूंढकर लौटाई, उसे वह इनाम देगा। सुनो सुनो गांव वालों, ध्यान से सुनो। सेठ जी की सोने के सिक्कों से भरी एक थैली रास्ते में कहीं गिर गई है। जो भी व्यक्ति उसे ढूंढकर सही सलामत वापस लौटा देगा, उसे इनाम के तौर पर पूरे 10 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। अगर किसी को वो थैली मिले तो बिना देर किए सीधे सेठ जी के पास पहुंच जाए। सुनो सुनो गांव वालों, ध्यान से सुनो। सेठ ने इनाम की घोषणा तो कर दी है, लेकिन उसका स्वभाव कौन नहीं जानता। कड़कड़ाती ठंड में भी उसका दिल कभी नहीं पिघलता। वो इतना लालची है कि एक पैसा भी यूं ही किसी को नहीं देता। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इस जमा देने वाली ठंड में भी सेठ का लालच जस का तस रहता है। मुझे तो डर है कि अगर कोई ईमानदारी से थैली लौटा भी दे तो सेठ उल्टा उसी पर शक करेगा और इल्जाम लगा देगा। इसी वजह से गांव का कोई आदमी आगे आने की हिम्मत नहीं कर रहा, क्योंकि हर कोई जानता है कि सेठ के मामले में मुसीबत ही हाथ लगेगी। ऐसे आदमी के लालच की वजह से ही उसकी परेशानी और बढ़ेगी, ये तो तय है। 2 पूरे दिन बीत गए, मगर व्यापारी की सोने की सिक्कों से भरी थैली का अब तक कोई पता नहीं चल सका। तब उसने घोषणा करने वाले से यह बात कहते हुए अपनी चिंता जाहिर की। 2 दिन से मेरी सोने की पोटली का कोई पता नहीं चला है। इस बर्फीली ठंड ने वैसे ही हाल बेहाल कर रखा है और ऊपर से ये चिंता चैन नहीं लेने दे रही। साफ कह देता हूँ, अगर किसी ने मेरी पोटली ईमानदारी से ढूंढ कर लौटा दी तो मैं उसे 1 सोने का सिक्का जरूर दूंगा। लेकिन अगर किसी ने चालाकी करने की कोशिश की या एक भी सिक्का छुपाया तो मैं उसके सारे पैसे जब्त कर लूंगा और उसी पर चोरी का इल्जाम लगा दूंगा। मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं हूँ। सेठ जी, आपकी परेशानी समझ में आती है। इतनी ठंड में धन का खो जाना किसी के लिए भी भारी बात है। आप निश्चिंत रहिए, मैं फिर से पूरे गांव में जाकर आपकी बात साफ साफ लोगों तक पहुंचा दूंगा। हो सकता है कोई डर या संकोच के कारण सामने ना आ रहा हो। डर तो होना ही चाहिए। जिसने मेरी पोटली उठाई होगी उसे पता होना चाहिए कि मेरे साथ चालाकी करने का अंजाम अच्छा नहीं होगा। उधर मोहन की पत्नी सीता अपनी सहेली गौरी के साथ सुबह सुबह धूप में बैठकर धूप सेक रही थी। गौरी, इस बार की ठंड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। सुबह की धूप में बैठने पर भी तन पूरी तरह गर्म नहीं हो पाता। ऊपर से घर की जिम्मेदारियां, सब कुछ सोचकर मन भारी हो जाता है। सच कह रही हो सीता, ठंड के दिनों में काम भी कम मिल जाता है और खर्चे वैसे ही रहते हैं। गरीब आदमी के लिए ये दिन बहुत कठिन होते हैं।
मोहन जी दिन रात मेहनत करते हैं। भगवान की कृपा से जो मिलता है उसी में घर चलाने की कोशिश करती हूँ। बस यही प्रार्थना रहती है कि परिवार पर कोई बड़ी विपत्ति ना आए। बड़ों ने यही सिखाया है कि मुश्किल समय में संयम और विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। ठंड भी बीत जाएगी और हालात भी कभी न कभी सुधरेंगे। तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है सीता। ऐसे संस्कार और समझदारी हर किसी में नहीं होती। अब मैं चलती हूँ, घर के काम भी देखने हैं, फिर कभी बैठकर बात करेंगे। थोड़ी देर बाद गौरी वहां से चली गई। तभी मोहन दिन भर की मजदूरी करके घर लौटा। उसे देखते ही सीता उससे बोल उठी, आज फिर ठंड बहुत ज्यादा है। घर की हालत भी तुम देख ही रहे हो। लकड़ी कम पड़ रही है, बच्चों के कपड़े भी पुराने हो गए हैं। इतनी मेहनत के बाद भी गुजारा मुश्किल हो रहा है। तुम ठीक कह रही हो सीता। मैं रोज पूरी मेहनत करता हूँ, लेकिन कमाई से घर का खर्च मुश्किल से चलता है। इस बर्फीली ठंड में हालात और खराब हो गए हैं। क्यों ना तुम सेठ से बात करो कि रोज की मजदूरी 100 रुपए से बढ़ाकर 200 कर दे। मेहनत की कदर मिलनी चाहिए। अगर हम खुद अपनी बात नहीं कहेंगे तो कोई समझेगा भी नहीं। हाँ, अब और चुप रहना ठीक नहीं। कल मैं सेठ से बात करूंगा। अगर वो हमारी मेहनत समझे तो मजदूरी बढ़ाने से मना नहीं करेगा। पति पत्नी आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी गांव का मुखिया मोहन के घर आ पहुंचा और उसने मोहन से कहा, मोहन, मैं कुछ दिनों के लिए काम के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ। मेरे ना रहने पर यहाँ का सारा काम तुम्हें ही संभालना होगा। मुखिया जी, मैं पूरी मेहनत से काम करता हूँ। अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहना चाहता हूँ। इस कड़ाके की ठंड में खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। क्या मजदूरी 100 रुपए से बढ़ाकर 200 कर दी जाए? अरे वाह, अब मजदूर भी मालिकों को शर्तें बताएंगे। 100 रुपए में काम करना भारी पड़ रहा है तो घर बैठो, यहाँ तुम्हारे जैसे 10 और मिल जाएंगे। मुखिया जी, मैंने कोई जिद नहीं की, बस अपनी मजबूरी बताई है। मुझे तुम्हारी मजबूरी नहीं सुननी। आज से तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। काम भी गया और मजदूरी की बात भी यहीं खत्म। मुखिया मोहन को ताने मारता हुआ वहां से चला जाता है। उसे जाते देख मोहन उदास हो जाता है और धीमे स्वर में सीता से कुछ कहता है। आज जो हुआ उससे मन बहुत टूट गया है। मुखिया के ताने और काम से निकाल देना, समझ नहीं आ रहा अब घर कैसे चलेगा। इस ठंड में नई मजदूरी ढूंढना भी आसान नहीं है। डर बस यही है कि बच्चों और घर की जिम्मेदारियां कैसे निभाऊंगा। भगवान चाहे तो सब ठीक होगा। कम से कम कोशिश तो करनी ही चाहिए। हिम्मत मत हारो मोहन जी। हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, मेहनत करने वाले का रास्ता कभी बंद नहीं होता। जो हुआ उसे भगवान की इच्छा समझो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मिलकर मेहनत करेंगे जैसे अब तक करते आए हैं। आज नहीं तो कल कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। तुम्हारा साथ ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम हिम्मत देती हो तो लगता है सब संभल जाएगा। यह कहकर मोहन ठंडी हवा से जूझता हुआ मजदूरी के लिए घर से निकल पड़ा। चलते चलते कुएं के पास उसकी नजर एक हल्की सी चमक पर ठहर गई। पास जाकर देखा तो जमीन पर एक थैली पड़ी थी। उसने झिझकते हुए उसे उठाया और जैसे ही खोला, भीतर सोने के ढेर सारे सिक्के चमक उठे। उन सिक्कों को देखते ही मोहन की सांसें तेज हो गईं और उसका मन कई तरह के ख्यालों में उलझ गया। भगवान, ये तो सोने के सिक्के हैं। इतनी बड़ी रकम मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। अगर ये पैसे मेरे हो जाते तो घर की सारी परेशानियां खत्म हो जाती। लेकिन ये मेरे नहीं हैं, ये किसी की मेहनत की कमाई है। अगर मैं इन्हें रख लूं तो क्या मैं भी बेईमान कहलाऊंगा? घर की हालत मेरी आंखों के सामने है। ठंड, गरीबी और बच्चों की जरूरतें सब याद आ रही हैं। लेकिन गलत रास्ता अपनाना ठीक नहीं। ईमानदारी ही इंसान का असली धन होती है। नहीं मोहन, चाहे हालात कितने भी कठिन हों, मैं सच्चाई का साथ नहीं छोड़ूंगा और इस थैली को उसके असली मालिक तक जरूर पहुंचाऊंगा। मोहन सोने के सिक्कों से भरी थैली लेकर सीधे घर पहुंच जाता है। सीता उसके चेहरे की उदासी और बेचैनी देख लेती है। उसका मन घबरा उठता है तो वह प्यार से मोहन से पूछ बैठती है कि आखिर क्या बात है। मोहन जी, ये क्या है? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? सीता,
रास्ते में कुएं के पास मुझे ये थैली मिली है। जब खोला तो इसमें ढेर सारे सोने के सिक्के थे। इतने सारे सिक्के? हमारी हालत तो तुम जानते ही हो, बच्चों की ज़रूरतें, घर की तंगी। अगर थोड़े दिन ये पैसे हमारे पास रह जाएं तो बहुत सहारा मिल सकता है। नहीं सीता, ये पैसे हमारे नहीं हैं, किसी और की मेहनत की कमाई है। इन्हें रखना गलत होगा, चाहे हमारी हालत कैसी भी क्यों ना हो। मुश्किल समय में ही इंसान की सच्चाई सामने आती है। अगर हम आज ईमानदारी छोड़ देंगे तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। तुम सही कह रहे हो। पल भर के लिए मन डगमगा गया था। गरीबी इंसान से गलत सोच भी करवा देती है। अब मुझे पूरा भरोसा है, हमें ये थैली उसके असली मालिक तक पहुंचा देनी चाहिए। हाँ सीता, यही सही रास्ता है। मोहन जी, मैं जानती हूँ ईमानदारी सबसे बड़ी चीज़ है, लेकिन एक बात सोचिए, अगर हम 7 दिन तक इंतज़ार करें और इस दौरान इसका मालिक मिल जाए तो हम पूरे पैसे उसे लौटा देंगे। और अगर 7 दिन में कोई ना आया तो? और अगर ना मिला तो समझ लेंगे कि शायद भगवान ने ये सहारा हमारे लिए ही भेजा है। तब ये पैसे हमारे हो जाएंगे। हमारी हालत भी तो आप जानते हैं। मुझे ये बात पूरी तरह सही तो नहीं लगती, लेकिन तुम्हारी मजबूरी भी समझता हूँ। ठीक है, हम 7 दिन इंतजार करेंगे। हाँ, फैसला यही रहा। 7 दिन बाद जो होगा देखा जाएगा। पत्नी की बात मानकर मोहन 7 दिनों तक चुपचाप इंतजार करता रहता है। उधर कड़ाके की ठंड के बीच कोई भी गांव वाला व्यापारी की खोई हुई सोने की थैली लेकर उसके पास नहीं पहुंचता, जिससे व्यापारी की बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती जाती है। आखिरकार परेशान होकर वह घोषणा करने वाले को अपने पास बुलाता है और उससे कुछ कहता है। अब बहुत हो गया, 7 दिन बीत गए और अभी तक मेरी पोटली लेकर कोई सामने नहीं आया। तुम फिर से पूरे गांव में ऐलान कर दो कि जो भी मेरी खोई हुई सोने की थैली सही सलामत लौटा देगा, उसे इनाम में सोने के सिक्कों में से आधे सिक्के दिए जाएंगे। इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा, मेरी पोटली हर हाल में वापस चाहिए। आप धैर्य रखिए सेठ जी, सच्चाई देर से ही सही सामने आ ही जाती है। मैं ठंड के बावजूद पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी बात हर आदमी तक पहुंचे। बहुत हो गया, अब जो भी मेरी पोटली लेकर आएगा उसे मैं एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। पहले इनाम की बात थी, अब नहीं। मेरी पोटली बस मुझे वापस चाहिए, चाहे जैसे भी आए। सुनो सुनो, अब सेठ जी का हुक्म है कि जो भी सोने की सिक्कों से भरी पोटली लौटा कर देगा, उसे 10 नहीं बल्कि आधे सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। जिसकी भी नजर पोटली पर पड़ी हो वो तुरंत सेठ जी के पास पहुंचे। सुनो सुनो, अब सेठ जी का हुक्म है कि जो भी सोने की सिक्कों से भरी पोटली लौटा कर देगा। घोषणा करने वाले की पुकार मोहन तक भी पहुंच जाती है। यह सुनते ही वह तुरंत घर की ओर बढ़ता है और वहां पहुंचकर अपनी पत्नी से सारी बात कह देता है। मोहन जी, मैं सेठ के स्वभाव को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो बहुत चालाक और लालची आदमी है। थैली लौटाने के बदले वो तुम्हें कुछ नहीं देगा, उल्टा तुम्हें ही किसी झंझट में फंसा सकता है। सीता, हो सकता है सेठ जैसा तुम कह रही हो वैसा ही हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत रास्ता चुन लूं। ये थैली मेरी नहीं है। अगर मैं आज लालच या डर में आकर पीछे हट गया तो खुद की नजरों में गिर जाऊंगा। मैं तुम्हें रोक रही हूँ क्योंकि मुझे डर लग रहा है। सेठ भरोसे के लायक नहीं है। अगर उसने वादा तोड़ दिया तो हमारा क्या होगा? ईमानदारी का रास्ता मुश्किल जरूर होता है, लेकिन सही वही होता है। मैं बस तुम्हारा भला चाहती हूँ मोहन जी। मुझे पता है सीता, लेकिन अब फैसला कर लिया है। मैं थैली लौटाने जा रहा हूँ। कड़कड़ाती ठंड और रिमझिम बारिश के बीच मोहन सोने के सिक्कों से भरी थैली लेकर व्यापारी के घर पहुंचता है। सेठ जी, ये थैली मुझे रास्ते में मिली थी। मैंने सोचा कि इसे उसके असली मालिक तक पहुंचा देना ही सही होगा। जैसे ही व्यापारी की नजर उस थैली पर पड़ती है, वह उसे पहचान लेता है। अपने खोए हुए धन को सामने देखकर उसके चेहरे पर चमक आ जाती है और उसकी खुशी साफ झलकने लगती है। अरे, यही है मेरी सोने की थैली। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम इसे ढूंढ लाए। सच में आज मेरा खोया हुआ खजाना वापस मिल गया। तुमने बहुत बड़ा काम किया है। आज के ज़माने में ऐसी ईमानदारी बहुत कम देखने को मिलती है। सेठ जी, मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा। किसी और की कमाई अपने पास रखना मेरे लिए सही नहीं था।
तुमने मेरा दिल जीत लिया है। सच कहूँ तो आज तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। इतना कहने के बाद व्यापारी गहरी सोच में डूब जाता है। ये आदमी तो ज्यादा ही सीधा बन रहा है। इतनी आसानी से थैली लौटा दी, कहीं लोग इसे ईमानदार ना समझ बैठें। क्यों ना इसी पर चोरी का इल्जाम लगा दिया जाए। आखिर थैली इसके पास ही मिली थी, बात पलटने में देर ही कितनी लगेगी। अगर इसे दोषी ठहरा दूं तो ना इनाम देना पड़ेगा और ना ही किसी को जवाब देना होगा। हाँ, यही ठीक रहेगा, चालाकी से काम लेना होगा। यह सोचकर व्यापारी अपने सोने के सिक्कों को एक एक करके गिनने लगता है। सिक्कों की गिनती पूरी होने के बाद वह मोहन की ओर देखकर उससे कहता है, रुको, ये क्या? इस थैली में तो पूरे 100 सोने के सिक्के थे और अब गिनने पर सिर्फ 50 ही निकल रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि तुमने अपना इनाम पहले ही निकाल लिया है। व्यापारी की बातें सुनते ही मोहन घबरा जाता है और वह संकोच के साथ व्यापारी से कुछ कहता है। सेठ जी, मैंने थैली से एक भी सिक्का नहीं निकाला है। मुझे तो ये थैली जैसी मिली थी वैसी ही आपके पास लाया हूँ। अगर इसमें पहले 100 सिक्के थे और अब 50 हैं तो इसका मुझे कोई ज्ञान नहीं। अब ज्यादा चालाकी मत दिखाओ। थैली तुम्हारे पास मिली है, आधे सिक्के गायब हैं। साफ है कि तुमने ही चुराए हैं। बहुत होशियार बनते हो। पहले इनाम का लालच दिखाया, फिर आधे सिक्के चुपचाप निकाल लिए। अब मासूम बनने का नाटक कर रहे हो। मैं ईमानदारी से इसे लौटाने आया हूँ। इनाम लेने का मेरा कोई इरादा नहीं था। सेठ जी, मैं ये इल्ज़ाम कभी नहीं मान सकता। मैंने एक भी सिक्का नहीं निकाला। अगर मैंने चोरी की होती तो थैली लौटाने ही क्यों आता? ये सरासर झूठ है। मेरी ईमानदारी पर शक करने का आपको कोई हक नहीं। अगर तुम इतने ही सच्चे हो तो चलो राजा के दरबार में, वहीं फैसला होगा कि चोर कौन है। ठीक है, मुझे अपने सच पर पूरा भरोसा है। मैं राजा के सामने जाने को तैयार हूँ। कड़कती ठंड और लगातार होती बारिश के बीच व्यापारी मोहन को अपने साथ राजा के दरबार में ले जाता है। वहां पहुंचकर वह आदर पूर्वक राजा के सामने सारी बात रखता है। महाराज, ये व्यक्ति मेरी सोने की सिक्कों से भरी थैली लेकर मेरे पास आया था। जब मैंने थैली खोली और सिक्के गिने तो पता चला कि इसमें से आधे सिक्के गायब हैं। मेरी थैली में पूरे 100 सोने के सिक्के थे, लेकिन अब सिर्फ 50 ही बचे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि इसने रास्ते में ही सिक्के निकाल लिए और अब खुद को निर्दोष बताने का नाटक कर रहा है। महाराज, मैं आपसे न्याय की गुहार लगाता हूँ। महाराज, मैंने कोई चोरी नहीं की है। ये थैली मुझे जैसी मिली थी वैसी ही मैंने व्यापारी को लौटा दी। मैंने उसमें से एक भी सिक्का नहीं निकाला। अगर मेरा इरादा गलत होता तो मैं थैली लौटाने ही क्यों आता? मैं एक गरीब मजदूर हूँ, लेकिन बेईमान नहीं। मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरी बात पर विश्वास किया जाए और सच्चाई की जांच की जाए। राजा अपनी समझदारी और न्यायप्रिय स्वभाव के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उसने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से व्यापारी की चाल को भांप लिया, लेकिन बिना ठोस प्रमाण के वह कोई निर्णय सुनाना नहीं चाहता था। कुछ पल तक वह गहरे विचार में डूबा रहा। फिर सोच विचार कर उसने गंभीर स्वर में कुछ कहा। मैंने तुम दोनों की बातें ध्यान से सुन ली हैं। एक और आरोप है और दूसरी ओर सफाई, लेकिन बिना ठोस प्रमाण के मैं किसी को दोषी नहीं ठहरा सकता। न्याय में जल्दबाजी ठीक नहीं होती, इसलिए तुम दोनों 2 दिन बाद फिर से मेरे दरबार में उपस्थित हो। मैं पूरी तरह सोच विचार करके तभी अपना फैसला सुनाऊंगा। 2 दिन बीतने के बाद राजा फिर से मोहन और व्यापारी दोनों को अपने दरबार में बुलाता है और उनसे कहता है, व्यापारी, तुम कहते हो कि तुम्हारी पोटली में 100 सोने के सिक्के थे और मोहन को जो पोटली मिली उसमें 50 सिक्के थे। तो जरा सोचो, क्या मोहन इतना नासमझ है कि आधी पोटली लेकर खुद चलकर तुम्हारे पास आ जाए? इससे ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि जो पोटली मोहन को मिली थी वो तुम्हारी पोटली नहीं हो सकती। तुम स्वयं कह चुके हो कि तुम्हारी पोटली में 100 सोने के सिक्के थे, जबकि मोहन के पास जो पोटली आई उसमें केवल 50 सिक्के थे। जब संख्या ही अलग है तो उस पोटली पर तुम्हारा अधिकार कैसे माना जा सकता है? अतः ये पोटली मोहन की मानी जाएगी, क्योंकि वही इसे सबसे पहले ईमानदारी से सामने लेकर आया है। मोहन पर चोरी का कोई आरोप सिद्ध नहीं होता,
रही बात तुम्हारी असली पोटली की, तो जब वो किसी और को मिलेगी तो न्याय के नियम के अनुसार वो व्यक्ति स्वयं तुम्हें लौटाएगा। मेरा अंतिम निर्णय यही है कि मोहन निर्दोष है और उस पर लगाया गया आरोप निराधार है। व्यापारी, तुम्हें चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में किसी ईमानदार व्यक्ति पर झूठा आरोप लगाने का दुस्साहस न करना। न्याय सदा सत्य के साथ होता है। राजा की बातें सुनते ही व्यापारी गुस्से से भीतर ही भीतर जल उठता है, मगर वह कुछ कर नहीं पाता। अपनी ही चाल में फंस चुका व्यापारी चुपचाप सिर झुकाकर वहां से अपने घर लौट जाता है। उसके जाने के बाद राजा मोहन की ओर देखता है और शांत स्वर में उससे कुछ कहता है। मोहन, व्यापारी की बेईमानी मैं पहले ही समझ चुका था। उसकी बातों और चालों से साफ झलक रहा था कि वो सच को छिपाने की कोशिश कर रहा है। तुमने कठिन हालात में भी ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ा। ऐसे लोग ही समाज की असली ताकत होते हैं। तुम्हारी इसी सच्चाई और धैर्य के लिए मैं तुम्हें सम्मान स्वरूप और भी सोने के सिक्के देता हूं। इन्हें अपने परिवार की भलाई के लिए उपयोग करना और हमेशा इसी तरह सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलते रहना। राजा मोहन की ईमानदारी से बेहद प्रसन्न होता है और उसे भरपूर सम्मान देता है। इसके बाद मोहन संतोष और सुकून के साथ अपने घर लौट आता है। घर पहुंचकर वह सीता को दरबार में घटी हर बात विस्तार से बताता है कि किस तरह राजा ने अपनी बुद्धिमत्ता से लालची और धोखेबाज व्यापारी को उसके किए का सबक सिखाया। मोहन की बातें सुनकर सीता का मन खुशी से भर उठता है और उसके चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान फैल जाती है। मोहन जी, ये सोने के सिक्के भले ही हमें राजा ने दिए हों, लेकिन ये सेठ की मेहनत की कमाई है। उसने भले ही हमारे साथ चालाकी की हो, पर हम किसी का हक नहीं मार सकते। मेरा मन कहता है कि आप जाकर ये सिक्के उसे लौटा दीजिए। सीता, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। जिसने हमारे साथ गलत किया, हम उसके जैसे नहीं बन सकते। ईमानदारी का मतलब यही है कि हालात कैसे भी हों, सही रास्ता न छोड़ा जाए। यही संस्कार हमें आगे बढ़ाते हैं। धन से ज्यादा सुकून जरूरी होता है। तो तय रहा, मैं ये सिक्के सेठ को लौटाऊंगा। आज अगर हमने सही किया तो कल हमारी आत्मा भी सुकून में रहेगी। कड़कड़ाती ठंड और रिमझिम बारिश के बीच मोहन सोने के सिक्कों से भरी थैली लेकर व्यापारी के सामने पहुंचता है। मोहन को देखते ही व्यापारी क्रोध से भड़क उठता है और गुस्से भरे स्वर में उससे कुछ कहता है। तुम फिर यहाँ क्यों आए हो? क्या अब भी मेरा पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहे? सेठ जी, मैं लड़ने नहीं आया हूँ। ये सोने के सिक्के राजा ने मुझे ईमानदारी के इनाम के रूप में दिए थे, लेकिन मेरा मन नहीं माना। ये आपकी मेहनत की कमाई है, इसलिए मैं इन्हें आपको लौटाने आया हूँ। तुम मेरे लिए ये सिक्के लौटा लाए, जबकि मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया? आज तुमने मुझे आईना दिखा दिया। लालच और चालाकी में मैं इंसानियत भूल गया था। अब मैं वादा करता हूँ कि आगे से ईमानदारी से जीऊंगा। गलती इंसान से हो जाती है सेठ जी, लेकिन उसे सुधार लेना ही सच्ची समझदारी है। अगर आपने ये ठान लिया है तो यही सबसे बड़ी जीत है। अपनी गलती का एहसास होते ही व्यापारी का हृदय बदल जाता है। वह अपने पुराने लालच और छल को त्याग कर ईमानदारी से व्यापार करने लगता है। ठंडी हवाओं और बदलते मौसम के साथ साथ उसका स्वभाव भी शुद्ध हो जाता है। उधर मोहन भी अपनी पत्नी सीता के साथ सुकून और संतोष भरा जीवन जीने लगता है।